हेलो मित्रों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आर आर लोअर पीसीएस आदि जीएस के लिए उपयोगी टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पहला प्रश्न दिया गया है, तिपाई मुख बांध निम्नलिखित में से किन देशों के बीच का मुद्दा है? भारत म्यांमार, भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। तिपाई मुख जो बांध है हमारा, वो मणिपुर में बहने वाली बराक नदी पर बनाया गया एक बांध है, तिपाई मुख बांध। भारत और बांग्लादेश की बात है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच हुगली नदी के मुहाने पर न्यूमुर द्वीप भी विवादित है। इसके अलावा 3 बीघा कॉरिडोर विवाद, ये भी भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के बीच एक विवाद है हमारा। 100 नंबर का संविधान संशोधन जो 2015 में किया गया था, जिसके तहत 111 है ना विवादित क्षेत्र वो बांग्लादेश को भारत ने दिए थे, और 51 क्षेत्र बांग्लादेश से भारत को मिले थे हमारे। तो ये तिपाई मुखबान जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का मुद्दा है, जो बना हुआ कहाँ पर, जो बना हुआ है हमारा बराक नदी पर। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के मध्य एक नदी बहती है, इसका नाम है फेनी नदी। उसका नाम क्या है हमारा? फेनी नदी। फेनी नदी पर एक बांध आपका बनाया गया है, और इस बांध का नाम क्या है? इस बांध का नाम मैत्री सेतु। तो मैत्री सेतु बांध फेनी नदी पर है, और फेनी नदी भी क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है। और जो ये मैत्री सेतु नाम का पुल है, ये त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है हमारा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जबकि दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी, ये दोनों ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां हैं। असल में दक्षिणी कोयल और शंख नदी के मिलने से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। बराक घाटी असम में चाय के लिए प्रसिद्ध है, तो बराक घाटी असम में चाय के लिए प्रसिद्ध है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो बराक नदी है, ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, और फिर जो है नागालैंड में बहती है, मिजोरम में बहती है, असम में बहती है, और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में बराक नदी को सूरमा और कुशियारी नदी के नाम से जाना जाता है, और यही सूरमा नदी आगे चल करके मेघना नदी में मिल जाती है हमारी। ठीक है ना? तो बराक घाटी असम में है, और किसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? चाय के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके अलावा बराक की एक सहायक नदी है, बराक की एक सहायक नदी है ढलेश्वरी। मणिपुर में बराक की सहायक नदी कौन सी? ढलेश्वरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ढलेश्वरी, सिंगला और लोंगई। ढलेश्वरी, सिंगला और लोंगई, है ना? ये सब जो है बराक की सहायक नदियां हैं हमारी। ये सब बराक की सहायक नदियां मानी जाती है। और बराक नदी पर भी मैंने बताया तिपाई मुख बांध भी बना है हमारा। नेपाल में स्थित पर्वत शिखर धौलागिरी है, बिल्कुल बात ठीक है। अन्नपूर्णा, महाभारत, नाग टिब्बा भी है। धौलागिरी पर्वत, अन्नपूर्णा, महाभारत, नाग टिब्बा, मनसालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट, है ना? ये सभी नेपाल के। जबकि गुरला जो मंदाता है, ये तिब्बत में पड़ता है। गुरला मंदाता आपका कहाँ पड़ता है? तो गुरला मंदाता ये आपका तिब्बत में पड़ता है, गुरला मंदाता। तो ये गलत होगा नहीं। तो इस प्रकार से इसका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सी विकल्प इसका गलत हो जाएगा। तो धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, महाभारत है, नागटिब्बा है, ये जो पर्वत हैं मंसालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये जो, अब सागर माथा वगैरह, सागर माथा भी कहाँ पर है? सागर माथा भी यहीं पर आपका पड़ता है। ठीक है ना? सागर माथा जो पर्वत है हमारा, वो भी कहाँ पड़ता है? तो वो भी आपका यहीं पर पड़ता है। इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे कि एक पर्वत है हमारा, उस पर्वत का नाम है चो ओयू पर्वत। जो चो ओयू पर्वत है, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा के बीच स्थित है, चो ओयू पर्वत। तो ये भी बात याद रखेंगे। सूरमा घाटी, सूरमा घाटी पेट्रोलियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जो सूरमा घाटी है, सूरमा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूरमा घाटी हमारी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। असम और बांग्लादेश में, है ना, बराक नदी घाटी का हिस्सा है सूरमा घाटी। ठीक है ना? तो इसका सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित को कालानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी असत्य नहीं है? अब असत्य नहीं है का मतलब क्या है? सत्य वाला पूछ रहा है। असत्य नहीं है का मतलब क्या है? तो असत्य नहीं है का मतलब आपसे सत्य वाला पूछा जा रहा है इसमें से। तो देखिए 1874 में स्विस रसायनज्ञ स्विस रसायनज्ञ पाल हरमन मुलर ने संश्लेषित कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किया था। तो ये बिल्कुल बात ठीक है, डीडीटी का आविष्कार तो किया था। और डीडीटी वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलेरिया एवं हैजा की बीमारी को रोकने के लिए प्रयोग किया गया। ये बात ठीक है, भाई मलेरिया हैजा कीड़ों की वजह से तो होता है, और कीटनाशक है हमारा डीडीटी। डीडीटी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, जिसका जिसके लिए जो है 1948 में पाल हरमन मुलर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है ना। और डीडीटी हमारा बायोमैग्निफिकेशन भी करता है। ठीक है ना, जैव आवर्धन क्षमता को भी बढ़ावा देता है, विषाक्तता पैदा करता है हमारा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उसके ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों ही विकल्प सही है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माह एवं वर्ष किस माह एवं वर्ष में उत्तर पश्चिम प्रांतों के सरकार तथा अवध के प्रस्ताव ने नागरी लिपि को उर्दू के साथ कार्यालय भाषा की स्थिति प्रदान की थी? अप्रैल 1900 में, जनवरी 1905 में, अप्रैल 1910 में, जनवरी 1899 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 1900 में। अप्रैल 1900 में उत्तर पश्चिम प्रांतों की सरकार तथा अवध के प्रस्ताव ने देवनागरी लिपि को उर्दू के साथ कार्यालय भाषा की स्थिति प्रदान की थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब साबुन के बुलबुले को जो है आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या हमारी बढ़ जाती है, उसकी त्रिज्या हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, हृदय की पेशियां होती हैं। अब हृदय की पेशियों के बारे में सवाल आया है कि हृदय की पेशियां हमारी कैसी होती कैसी नहीं होती हैं। तो जो हृदय की पेशियां हैं, पहली बात तो ये बेलनाकार होती हैं, शाखित होती हैं और एकल केंद्रक वाली होती हैं। बेलनाकार, शाखित, एकल केंद्रित, अनैच्छिक और रेखित। तो ये 5 विशेषताएं हैं हृदय की पेशियों की। अनैच्छिक पेशी है, रेखित पेशी है, बेलनाकार पेशी है, शाखित पेशी भी है और एकल केंद्रक पाया जाता है इन पेशियों में। एक केंद्रक पाया, इसलिए एकल केंद्रक वाली कोशिकाएं भी हैं। तो सवाल पूछ सकता है हृदय की पेशियों की विशेषता बताओ। अनैच्छिक है, रेखित है, बेलनाकार है, शाखित है और एकल केंद्रक है। हृदय की पेशियां अनैच्छिक इसलिए हैं क्योंकि वो स्वयं ही धड़कती रहती है हमारी, और रेखित इसलिए होती है क्योंकि इनमें जो पाए जाते हैं मायोफिलामेंट्स वो कंकाल की पेशियों की तरह व्यवस्थित होते हैं। कंकाल की पेशियों की तरह व्यवस्थित होते हैं इनके मायोफिलामेंट्स। इस वजह से हृदय की पेशियां रेखित भी हैं। इस वजह से हृदय की पेशियां क्या है हमारी? रेखित भी मानी जाती हैं। ठीक है ना। तो ये भी बात आपको याद करने वाली है, याद रखिएगा। इसके अलावा मानव जो हृदय होता है, मानव हृदय में 4 चेंबर पाए जाते हैं, 2 नीले और 2 अलिंद। इसमें सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा है? तो मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष वो है बायां निलय। वो कौन है हमारा? बायां निलय। ऐसा क्यों? बाएं निलय में दाएं निलय की तुलना में मोटी झिल्ली होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बायां निलय पूरे तंत्र में रक्त पंप करता है, रक्त पंप करता है। रक्त पंप करने की वजह से ही ये सबसे मजबूत कक्ष माना जाता है हमारा। ठीक है ना। इसके अलावा तो बायां निलय मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष है। 4 कक्षों में बटा होता है। इसके लिए एक बात और याद रखेंगे, 3 कक्षों वाले हृदय किसमें पाए जाते हैं? तो जो हमारे उभयचर होते हैं, जैसे मेढक, सरीसृप रेंगने वाले जीव, सांप छिपकली वगैरह। तो उभयचर में 3 कक्ष वाले हृदय पाए जाते हैं। सरीसृप में जैसे सांप छिपकली वगैरह, इनमें भी 3 हृदय वाले कक्ष पाए जाते हैं। 4 हृदय वाले कक्ष, 2 निलय 2 अलिंद। अच्छा, जब 3 कक्ष वाले हृदय होंगे तो 1 निलय 2 अलिंद होगा, और जब 4 कक्षीय हृदय होगा तो 2 निलय 2 अलिंद होंगे। और 4 कक्षीय हृदय सारी मगरमच्छ में भी होता है, एक रेप्टाइल से मगरमच्छ, उसमें भी होता है। और बंदर, बाघ, मानव, व्हेल, इन सब में भी पाया जाता है हमारा। मानव हृदय के दाएं हिस्से में अशुद्ध रक्त बहता है। मानव हृदय के किस हिस्से में अशुद्ध रक्त है? तो आप बताओगे दाएं।
मानव हृदय के दाएं हिस्से में अशुद्ध रक्त और बाएं हिस्से में शुद्ध रक्त होता है। और हृदय की सबसे बाहरी परत को पेरिकार्डियम, मध्य परत को मायोकार्डियम और आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। और कई सारे टेस्ट भी होते हैं हृदय की जांच के लिए। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी इसको बोलते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हृदय की विद्युत गतिविधि को रिकॉर्ड करता है और एक प्रकार का दर्द रहित परीक्षण है। वैसे इसमें जो है क्या पता चलता है, हृदय की लय और गति के बारे में पता चलता है। जबकि एक होता है इकोकार्डियोग्राम, एक टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राम। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके दिल की तस्वीर खींचना काम होता है किसका, इकोकार्डियोग्राम का। और हृदय के जो वाल्व होते हैं, 22 कस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, 22 कस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, अगर में इसमें कोई समस्या आती है तो उसके लिए जांच कौन से किया जाता है, इकोकार्डियोग्राम नामक जांच की जाती है हमारा, ठीक है ना। और रक्त प्रवाह में समस्याओं का पता लगाना है तो कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, रक्त प्रवाह में समस्या को अगर पता लगाना है तो उसका प्रयोग किया जाता है हमारा। तो एक बात आपकी याद रखने वाली है। इसके अलावा एक प्रश्न शायद ऊपर छूट गया है, एक प्रश्न ऊपर शायद छूट गया, वो भी कर लेते हैं। देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 छूटा हुआ है। उपग्रहों का ग्रह की परिक्रमा करना किस प्रकार के बल का उदाहरण माना जाता है, तो याद रखिएगा। एक होता है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होता है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो अभिकेंद्रीय बल होता है, इसके कुछ मैं आपको उदाहरण बता दूं। जैसे उपग्रह का ग्रह की परिक्रमा करना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। साइकिल का मुड़ना, साइकिल का मोड़ पर मुड़ना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का चलाना, वो भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। जबकि अपकेंद्रीय बल में क्या आता है, दूध से मक्खन अलग करने की मशीन जो होती है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। कपड़ा धोने की जो वॉशिंग मशीन होती है वो भी अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। पीसा की झुकी हुई मीनार जो है, पीसा की झुकी हुई जो मीनार है वो भी अपकेंद्रीय बल का प्रयोग करके बनाई गई है। और पहाड़ों पर चढ़ते समय आदमी का आगे की ओर झुकना, पहाड़ों पर चढ़ते समय आदमी का आगे की ओर झुकना, ये भी किसका उदाहरण है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। उच्च रक्तचाप को कम करने में सहायक औषधि कौन सी है, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होती है औषधि। और इसके अलावा एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, जो अग्न्याशय से निकलता है। और एंजाइम ट्रिप्सिन ये वसा का पाचन नहीं करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो यही वाला गलत है, ठीक है ना। एंजाइम ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये थे हमारे आज के सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।